आज का मेरा लेक्चर चैप्टर नंबर 11 में स्पेसिफिक हीट और इससे रिलेटेड टॉपिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे। एमसीक्यू नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 में आपसे कहा, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस का मतलब क्या है? सपोज कीजिए मेरे पास एक आइस क्यूब है। मैं चाह रहा हूँ आइस क्यूब ये मेल्ट होके लिक्विड बन जाए। ये आइस क्यूब मेल्ट होके लिक्विड बन जाए। अब इस आइस क्यूब को मेल्ट करने के लिए मुझे हीट देनी पड़ेगी। मैंने इस आइस क्यूब को मेल्ट करने के लिए हीट दी। अब देखो, पहले ये सॉलिड है, बाद में ये लिक्विड बन गया। तो सॉलिड से लिक्विड होने के लिए आपने इसकी स्टेट को क्या किया? चेंज किया। आज के बाद से स्टेट चेंज के लिए, चाहे सॉलिड से लिक्विड हो, लिक्विड से गैस हो, गैस से लिक्विड हो, लिक्विड से सॉलिड हो, कोई सी भी स्टेट चेंज हो, स्टेट चेंज में आप जो भी हीट प्रोवाइड करेंगे वो हीट हमेशा कहलाएगी बेटा आज के बाद से लेटेंट हीट। इस हीट का नाम कहलाएगा लेटेंट हीट। अब अगर वो मेल्टिंग की होगी तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है, और अगर वो वेपर्स की होती है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाता है। तो अब आप देखो, उसने कहा एमसीक्यू में चेंज ऑफ स्टेट, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? लेटेंट हीट की बात कर रहा है। एमसीक्यू नंबर 1 के बाद एमसीक्यू नंबर 2 में आपसे क्या कहा? एमसीक्यू नंबर 2 में आपसे कह रहा है द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर डिग्री राइज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। अच्छा, मेरे पास सपोज कीजिए क्यूब है, एक बॉडी है, एक बॉडी मेरे पास। इस बॉडी का सपोज करो पहले टेम्परेचर है मेरे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैं चाह रहा था इसका टेम्परेचर 10 से बढ़ के कितना हो जाए? 11 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए बेटा, उस हीट को आज के बाद से आप बोलोगे हीट कैपेसिटी। क्या कहा मैंने आपको? किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए, जैसे इसका टेम्परेचर पहले 10 था, बाद में आपने इसका टेम्परेचर किया 11, तो 10 से 11 करने के लिए इसको जो भी हीट रिक्वायर्ड है वो हीट कहलाएगी मेरे पास स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट की बात आ गई। सॉरी, वो कहलाएगी मेरे पास हीट कैपेसिटी। अगली अगला एमसीक्यू पढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 3 में आपसे क्या कहा? एमसीक्यू नंबर 3 में कहा द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर डिग्री राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। एक चीज का इजाफा किया, और वो इजाफा किया है यूनिट मास का। अब देखो, वो सब्सटेंस जो मैंने पहले बनाया था, अब ये सब्सटेंस अगर यूनिट मास हो, यूनिट मास का मतलब अगर ये 1 केजी का है, 1 केजी का हो या 1 ग्राम का हो, यूनिट मास हो। इसका पहले टेम्परेचर था 10 डिग्री सेंटीग्रेड, बाद में आपने बढ़ा के इसका टेम्परेचर कर दिया 10 से 11। अब यूनिट मास का अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, उसके लिए जो हीट चाहिए बेटा, वो हीट कहलाएगी मेरे पास स्पेसिफिक हीट। तो दोनों में फर्क याद रखिएगा। अगर कोई भी सब्सटेंस उसका मास कुछ भी हो सकता है तो वो कहलाएगा मेरे पास हीट कैपेसिटी। और अगर उसका यूनिट मास होगा, यूनिट मास का मतलब 1 केजी, तो वो कहलाएगा मेरे पास स्पेसिफिक हीट। एमसीक्यू नंबर 3 के बाद एमसीक्यू नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा है, तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए वो सीपी कहलाता है। याद है ना, सीपी कहलाता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। मैं एक लिख देता हूँ आपके सामने, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। जबकि अगला ही एमसीक्यू बोल रहा है, एमसीक्यू नंबर 5, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो मेरे पास क्या कहलाएगा? वो मेरे पास कहलाएगा सीवी। एमसीक्यू नंबर 5 के बाद एमसीक्यू नंबर 6 पे आते हैं। एमसीक्यू नंबर 6 में उसने कहा द डिफरेंस ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब वो बात कर रहा है सीपी। और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब वो बात कर रहा है किसकी? सीवी की। अब सीपी और सीवी का डिफरेंस, बेटा डिफरेंस का मतलब होता है दो चीजों को माइनस करना। तो आप लोगों ने इसका फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ज्यादा डिटेल में आपको बताने की जरूरत भी नहीं। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, आर के बराबर होता है। और याद है ना, आर कहलाता है मेरे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो करेक्ट जवाब कौन सा होना चाहिए? आप बोलेंगे सर करेक्ट जवाब होना चाहिए मेरे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी गैस कांस्टेंट। एमसीक्यू नंबर 6 के बाद एमसीक्यू नंबर 7 पे आते हैं। एमसीक्यू नंबर 7 में कहा द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस इज ग्रेटर एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब सीपी, और कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब सीवी। आपने ये बात पढ़ी हुई है, सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। सीपी हमेशा ज्यादा होता है सीवी से। अब इसका रीजन क्या है? क्या रीजन क्या होता है? तो ये बात तो काफी डेप्थ में एक्सप्लेन करने वाली है। मैं डेप्थ में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ताकि मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, सपोज करिए मेरे पास दो गैस सिलेंडर, दोनों के पहले टेम्परेचर थे
10 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका भी पहले टेम्परेचर था 10 डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने दोनों के टेम्परेचर को बढ़ा के 10 से कर दिया 11 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 1 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों का बढ़ाया। लेकिन एक केस में देख रहे होगे आप, यहाँ पे मैंने वॉल्यूम फिक्स किया हुआ है तो ये सीवी कहलाएगा, जबकि यहाँ वॉल्यूम फिक्स नहीं किया हुआ, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है तो ये सीपी कहलाएगा। जिसमें वॉल्यूम फिक्स वो सीवी, और जिसमें वॉल्यूम फिक्स नहीं है तो वो कहलाएगा सीपी। अब आप देखो, अगर राइट वाले में हीट दोगे तो आपने जो भी हीट दी वो तमाम की तमाम हीट डायरेक्टली उसके टेम्परेचर राइज में इस्तेमाल होगी। जबकि इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में होगा, अब आप जो हीट दोगे इस हीट में कुछ हीट आपका टेम्परेचर राइज करेगी और कुछ इस पिस्टन को मूव करेगी, क्योंकि पिस्टन भी तो रुका नहीं रहेगा बल्कि पिस्टन भी तो मूव करेगा। यानी सीपी वाले केस में आपका वर्क डन भी हो रहा होता है। बात को समझिएगा जरा, मैं क्या समझा रहा हूँ। भाई सीवी वाले केस में क्या है, आपने जो भी हीट दी वो सारी की सारी हीट डायरेक्टली टेम्परेचर बढ़ाने में इस्तेमाल हो गई, वो सीवी के अंदर हुआ। लेकिन सीपी के अंदर क्या हुआ कि आपने जो हीट दी उसमें से कुछ हीट तो टेम्परेचर बढ़ाएगी और कुछ हीट उसके खिलाफ वर्क डन भी करेगी। तो मुझे बताइए किस वाले में हीट ज्यादा देने पड़ेगी। आप अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप बोलेंगे सर सीपी वाले में हीट ज्यादा देनी पड़ेगी। क्यों? सीपी वाले में हीट इसलिए ज्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि कुछ हीट तो वर्क डन में इस्तेमाल हो जाएगी और कुछ हीट टेम्परेचर बढ़ाएगी। इसका मतलब सीपी की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी किससे, सीवी से। ये बात याद रखने वाली है कि सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। अब इसका करेक्ट जवाब एमसीक्यू का क्या होना चाहिए, तो एमसीक्यू का करेक्ट जवाब, एमसीक्यू नंबर 7 का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी आपको एडिशनल हीट एनर्जी प्रोवाइड करने पड़ेगी वर्क डन के लिए, एक्सटर्नल वर्क एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी कांस्टेंट प्रेशर वाले पे आपका वर्क डन भी होगा, इसके लिए आपको एडिशनल एनर्जी भी प्रोवाइड करने पड़ेगी। एमसीक्यू नंबर 7 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 8 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 8 में आपसे कहा मोनोटॉमिक गैस। तो पहले तो मैं आपको बताऊं मोनोटॉमिक गैस के लिए आपके पास वैल्यू किस किस चीज की आपको पता होनी चाहिए। देखो बेटा, सीपी की वैल्यू होती है मेरे पास मोनोटॉमिक गैस के लिए 5/2 R, और सीवी की वैल्यू होती है मेरे पास 3/2 R। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। आप अगर प्रूफ करना चाहो तो इसको प्रूफ भी कर सकते हो, मैं प्रूफ भी आपको करके दिखा दूं। ये देखो, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर के बराबर होता है। देखो सीपी की जगह सीपी की वैल्यू रखोगे हो जाएगा 5/2 R, माइनस सीवी की जगह सीवी की वैल्यू रखोगे 3/2 R। नीचे एलसीएम लोगे तो एलसीएम हो जाएगा 2, और ऊपर बच जाएगा 5R माइनस 3R। ऊपर 5R में से 3R को माइनस करोगे तो बचेगा 2R/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कौन बचेगा, R। और ये बराबर आ रहा है बेटा किसके, आर के बराबर आ रहा है। यानी ये आपकी वैल्यूज बिल्कुल करेक्ट है, तो बात मेरी प्रूफ भी हो रही है, साथ साथ मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। अब आप देख लो उसने किसकी वैल्यू मांगी हुई है, एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब वो आपसे वैल्यू मांग रहा है सीपी की, तो सीपी की वैल्यू क्या लिखी हुई है, आप बोलेंगे सर सीपी की वैल्यू लिखी है 5/2 R। अच्छा याद रखिएगा ये मोनोएटॉमिक गैस के लिए, मोनोएटॉमिक गैस का मतलब जैसे हीलियम होती है, सिंगल एटम होता है हीलियम गैस, ऐसे आपके पास आर्गोन गैस होती है, तो ये सारे के सारे सिंगल एटॉमिक है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H2 है, हाइड्रोजन हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, तो ये मोनोटॉमिक नहीं है बल्कि डायटोमिक कहलाता है। तो ये बात आपके लिए समझने वाली है। एमसीक्यू नंबर 8 के बाद एमसीक्यू नंबर 9 देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 9 में आपसे क्या कहा, व्हेन अ मोनोटॉमिक गैस एंड व्हेन अ मोनोटॉमिक आइडियल गैस अंडरगोस एन आइसोथर्मल चेंज देन डैश। आइसोथर्मल चेंज की बात कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर आइसोथर्मल चेंज, आइसोथर्मल का मतलब होता है नो चेंज इन टेम्परेचर, नो चेंज इन टेम्परेचर। और अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा इसका मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, देयर विल बी नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, या इंटरनल एनर्जी चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज होता है। एमसीक्यू नंबर 10 पढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 10 में आपसे कहा द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 केल्विन। अच्छा 1 किलोग्राम वाटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए, या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए बेटा, वो हीट कहलाएगी मेरे पास जूल। जो आप लोगों ने फॉर्मुला पढ़ा है ना, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मुला पढ़ा है, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। ये मेरा फॉर्मुला डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी। अब आप देखो 1 किलोग्राम यानी मास, अगर आपके पास 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो 1 केल्विन, तो 1 किलोग्राम का 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए बेटा, वो हीट कहलाती है मेरे पास 1 जूल। और यही उसके स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होगी। एमसीक्यू नंबर 10 के बाद आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 11 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 11 में आपसे कहा गामा, गामा की बात कर रहा है, गामा है क्या, तो बेटा गामा दो चीजों का रेशियो होता है, सीपी और सीवी, अगर इनका रेशियो लोगे तो ये गामा कहलाएगा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको वैल्यू पढ़ाई थी, गामा की वैल्यू में आप सीपी और सीवी की वैल्यू लिखवाई ना, मैं आपको दिखाऊं, ये रही सीपी की वैल्यू, देखो क्या लिखी हुई है 5/2 R 3/2 R। तो आप इससे गामा की वैल्यूज भी निकाल सकते हो।
Cp की जगह 5/2R, Cv की जगह 3/2R। तो Cp की जगह मैंने रखा 5/2R, Cv की जगह मैंने रखा 3/2R। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिलेशन करवा दीजिए यहाँ पे। R से R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच जाएगा मेरे पास? तो आप बोलेंगे सर बचेगा मेरे पास गामा इज इक्वल टू 5/3। और 5 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 1.66। तो ये इसकी वैल्यू भी है, तो गामा की वैल्यू भी मैंने आपको निकालना सिखा दी। एमसीक्यू नंबर 11 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 12 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 12 देखिए। एमसीक्यू नंबर 12 में आपसे कहा द रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट। हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट का रिलेशन आपको बना के दिखाना है। अब इसका रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। पहले तो मैं हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लिख के दिखाऊं आपको। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। और स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है सीसी से लिखते हैं आमतौर पे इसको, स्पेसिफिक हीट सीसी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। आप बोलेंगे चले सर ये बात तो सही है। अब मैं यहाँ से एक काम कर रहा हूँ, ये देखो, मैंने एम को अलग कर लिया और डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी को मैंने अलग कर लिया। इसका फायदा क्या हुआ? फायदा अब आपके सामने नजर आ रहा है। आप बोलेंगे ये सर फायदा तो नजर आ रहा है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी ये किसके बराबर नजर आ रहा है? तो आप बोलेंगे सर ये बराबर नजर आ रहा है हीट कैपेसिटी के। तो इसकी जगह पे आ जाएगा मेरे पास हीट कैपेसिटी की वैल्यू। तो फॉर्मूला बनेगा मेरे पास सी सी इज इक्वल टू 1/m मल्टीप्लाई बाय सी। अब आप देखो ये मास वहां जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या बन रहा है? मास मल्टीप्लाई बाय सी सी इज इक्वल टू सी, या सी इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय सी सी। अब कौन सी चीज क्या है जरा देख लेते हैं। देखो हीट कैपेसिटी को आप सी से लिख रहे हो, हीट कैपेसिटी को आप लिख रहे हो सी से, और स्पेसिफिक हीट को आप लिख रहे हो सी सी से। तो फॉर्मूला क्या बनता हुआ नजर आ रहा है आपको? तो आप बोलेंगे सर फॉर्मूला मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है, फॉर्मूला मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ है सी। सी का मतलब कहला रहा है हीट कैपेसिटी, यानी हीट कैपेसिटी बराबर है, अगर आप किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप मास को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सीसी का मतलब है यहाँ पे स्पेसिफिक हीट। अब आप यहाँ पे करेक्ट रिलेशन देख लीजिए, करेक्ट रिलेशन क्या बन रहा है? करेक्ट रिलेशन बन रहा है हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई बाय मास। तो एमसीक्यू नंबर 12 का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा ये मैं तो फॉर्मूला आपको ड्राइव करवा रहा हूँ, आप चाहो तो डायरेक्ट याद भी कर सकते हो इन फॉर्मूलों को, जरूरी नहीं कि आप वहाँ पे पेपर में ड्राइव भी करो। अब एमसीक्यू नंबर 13 पढ़ो। एमसीक्यू नंबर 13 में आपसे क्या कहा? द हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। ये फॉर्मूला लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला ये जो नजर आ रहा है, इस फॉर्मूले को मैं अलग से लिख रहा हूँ। ये देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है सी सी इज इक्वल टू 1/m मल्टीप्लाई बाय सी, या फिर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं सी सी इज इक्वल टू C/m। किसको किससे डिवाइड किया आपने? तो आप बोलेंगे सर ये सी का मतलब होता है यहाँ पे हीट कैपेसिटी, यानी हीट कैपेसिटी को अगर आप डिवाइड करेंगे किससे, मास से, यही तो लिखा हुआ है हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। अगर हीट कैपेसिटी को मास से डिवाइड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? तो आप बोलेंगे सर ये सीसी का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट, यानी हीट कैपेसिटी को अगर आप मास से डिवाइड करोगे तो वो आंसर क्या बन जाएगा? स्पेसिफिक हीट बन जाएगा। तो एक ही रिलेशन से दो तरह के एमसीक्यू बन रहे थे, दोनों एमसीक्यू मैंने आपको करना सिखाया। इन एमसीक्यू को देख के आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 13 के बाद 14 पे। एमसीक्यू नंबर 14 में आपसे कहा heat needed to melt 1 kg of ice at its melting point without change of temperature is called dash। तो बेटा आइस को मेल्ट करना, आप आइस को मेल्ट कर रहे हो, और मेल्ट करने को, मेल्टिंग को आप बोलते हैं फ्यूजन। तो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ये इसका करेक्ट जवाब होगा। एमसीक्यू नंबर 15 में आपसे रिलेशन पूछ रहा है फॉर अ मोनोक्रोमेटिक गैस सीपी एंड सीवी रिप्रेजेंट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम। कौन किसके बड़ा होता है? तो मैं आपको ऑलरेडी समझा के आ चुका हूँ, सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, सीपी की वैल्यू बड़ी होती है किससे? सीवी से। एमसीक्यू तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यू नंबर 15 के बाद एमसीक्यू नंबर 16, द रेशियो ऑफ सीपी अपॉन सीवी फॉर डायटोमिक गैस लाइक एयर इज डैश। तो बेटा एयर के लिए जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 1.40, ये आपको याद करने पड़ेगी, 1.40 इसकी वैल्यू है। एमसीक्यू नंबर 16 के बाद एमसीक्यू नंबर 17 में फिर आपसे रेशियो बोला था, रेशियो ऑफ सीपी अपॉन सीवी फॉर मोनोटॉमिक गैस। तो वैल्यू मैंने अभी आपको निकलवाई भी थी ऊपर, मैं आपको मेंशन करके दिखा देता हूँ, ये रही। मैंने वैल्यू निकाली थी ना गामा की, ये देखो गामा की वैल्यू निकाली थी मोनोटॉमिक गैस के लिए, कितनी आ रही है? 1.66 आ रही है। तो ये मोनोटॉमिक गैस के लिए वैल्यू हो गई मेरे पास 1.666 या 1.67, राउंड ऑफ करके लिखा जाएगा। एमसीक्यू नंबर 17 के बाद एमसीक्यू नंबर 18 की बात करते हैं। सपोज हीट इज एडेड to a mixture of ice is melted. During the melting process, the temperature of the mixture remains the same। क्या मतलब? देखो आपके पास आइस है,
आइस कितने टेम्परेचर पे मेल्ट होती है, तो आप बोलेंगे सर आइस मेल्ट होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 पे फ्रीज होती है, 0 पे मेल्ट होती है। आपने इस आइस को मेल्ट करने के लिए हीट प्रोवाइड करना शुरू करी, जब तक ये आइस कंप्लीटली वाटर में चेंज नहीं हो जाएगी, यानी जब तक ये आइस कंप्लीटली वाटर में चेंज नहीं होगी, इसका टेम्परेचर सेम रहेगा, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। यानी आप इसको हीट देते रहोगे, हीट देते रहोगे, वो सारी की सारी हीट फेस चेंज में इस्तेमाल होती है, उसका टेम्परेचर राइज नहीं होता। ये जो हीट आप दे रहे हो बेटा, ये हीट उसके इस्तेमाल हो रही होती है फेस चेंज में। लिख के भी मैंने दिखा दिया, ये हीट चेंज इस्तेमाल होती है, वो इस्तेमाल होती है फेस चेंज में, जबकि उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। एमसीक्यू नंबर 18 के बाद तो दोबारा ये 18 के नंबर से मेंशन हुआ, वैसे 19 होना चाहिए। एमसीक्यू नंबर 18 में आपसे क्या बोल रहा है, द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज डैश। पहले तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लिखते हैं। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। अब इसका आप यूनिट निकाल लीजिए। यूनिट आप निकालोगे तो हीट का यूनिट है मेरे पास जूल, मास का यूनिट है मेरे पास केजी, जबकि चेंज इन टेम्परेचर का यूनिट होता है मेरे पास डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका यूनिट बन जाएगा मेरे पास जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। बाकी चीजें ऊपर आ जाएंगी तो बन जाएगा जूल किलोग्राम इनवर्स डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, इस तरीके से लिख दिया जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। तो करेक्ट जवाब तो ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आपने पढ़ा है सर चेंज इन टेम्परेचर जितना डिग्री सेंटीग्रेड में होता है उतना ही केल्विन में होता है, तो अब चेंज इन टेम्परेचर की जगह दोनों यूनिट लिखे जा सकते हैं, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जूल किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, या फिर ऐसे लिखोगे जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। यानी ए भी सही है, बी भी सही है, तो करेक्ट जवाब हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी। एमसीक्यू नंबर 18 के बाद एमसीक्यू नंबर 19, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज नोन एज डैश। तो आपने देखो ना 1 ग्राम की बात कर रहा है, 1 ग्राम का मतलब होता है यूनिट मास, और आपको ये ऑलरेडी बात में पढ़ा के आ चुका हूँ, यूनिट मास का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए उस हीट को आप बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। एमसीक्यू नंबर 19 के बाद एमसीक्यू नंबर 20, द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। बेटा रेशियो का मतलब है डिवाइड करना, दो चीजों को डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो सीपी को सीबी से, इसका रेशियो क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, क्या होगा। तो आप एक बात पे गौर करो, आपने ये बात पहले से क्योंकि पढ़ी हुई है, सीपी की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है सीबी से, यानी न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, कभी भी न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो तो आंसर उसका हमेशा 1 से बड़ा आता है, हमेशा 1 से बड़ा आएगा, क्योंकि सीपी की वैल्यू ज्यादा है ना। अगर न्यूमरेटर ज्यादा हो डिनोमिनेटर कम हो तो आंसर हमेशा उसका क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा, यानी ग्रेटर देन 1। नहीं यकीन आता तो आप देख लो, मैंने ऊपर वैल्यू निकाली है ना आपके सामने, गामा की वैल्यू निकाली हुई है, देखो सीपी की वैल्यू बड़ी होती है, सीबी की वैल्यू छोटी होती है, आंसर आप देख लो 1 से बड़ा आंसर आ रहा है 1.66, तो हमेशा आंसर 1 से बड़ा आएगा। एमसीक्यू नंबर 20 के बाद एमसीक्यू नंबर 21, द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ पॉलीएटॉमिक गैसेस एज कंपेयर टू मोनोटॉमिक गैसेस आर डैश। अच्छा, मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू पॉलीएटॉमिक गैसेस की वैल्यू ज्यादा होती है मोनोटॉमिक से, ग्रेटर। यानी आपके मैं लेके दिखा देता हूँ, ये चार्ट एक इस तरीके से चार्ट बनता है। मोनोटॉमिक, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, इन सब की सीपी और सीवी की वैल्यूज देख लेते हैं। ये है मोची वैल्यू होती है 5.2 आर, ये होती है 3/2 आर। डायटोमिक की होती है 7/2 आर, ये होती है 3/2 आर, सॉरी 5/2 आर। जबकि ये होती है मेरे पास 4 आर और ये होती है मेरे पास 3 आर। अब एक बात पे गौर कीजिए, जैसे जैसे आप गैसेस बढ़ाते आ रहे हैं मोनोटॉमिक डायटोमिक पैलेटोमिक, वैसे वैसे सीपीओ सीबी की वैल्यूज बढ़ती जा रही है, यानी ग्रेटर वैल्यूज है। एमसीक्यू नंबर 21 के बाद एमसीक्यू नंबर 22। अब आप देखो क्या बोल रहा है, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम। 1 ग्राम का मतलब यूनिट मास, यूनिट मास का कितना टेम्परेचर बढ़ा रहे हो आप, तो आप टेम्परेचर देखो 14.5 से 15.5। चेंज इन टेम्परेचर अगर आप निकालोगे डेल्टा टी, तो चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करोगे, तो 15.5 में से 14.5 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक हीट कहलाएगा। जबकि लास्ट के 2 एमसीक्यूज मुझे नजर आ रहे हैं। एमसीक्यू नंबर 23, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम फ्रॉम 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो डेल्टा क्यू का फॉर्मूला होता है एम सी डेल्टा टी, ये मेरे पास डेल्टा क्यू का फॉर्मूला है। डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या लिखा, एम सी डेल्टा टी।
तो मास की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 1, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है 4200। बेटा वाटर के स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। और जबकि चेंज इन टेम्परेचर, बेटा चेंज इन टेम्परेचर आप देखो, चेंज इन टेम्परेचर निकालने का तरीका, ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 10, तो डेल्टा टी की जगह पे आ जाएगा 10। सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 40,000 जूल, और 40,000 जूल का मतलब करेक्ट जवाब नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 23 के बाद एमसीक्यू नंबर 24 तो रिपीट हो रहा है, ये स्पेसिफिक यूनिट और स्पेसिफिक हीट आ रहा है, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पहुंच के आपके स्पेसिफिक हीट के जो एमसीक्यूज थे वो कंप्लीट हुए। उम्मीद करते हैं हम तमाम लोग एमसीक्यूज क्लियर होंगे। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह इसके आगे बात करेंगे। जब तक तमाम लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।